सादर अभिवादन के साथ आज प्रस्तुत है पॉलिटी का पार्ट 5। यह पार्ट 5 2008 के बीपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के प्रश्न और उत्तर का संग्रह है। इसमें पॉलिटी के जितने प्रश्न थे उनके आंसर मिलेंगे और अतिरिक्त जानकारियाँ भी मिलेगी। तो प्रस्तुत है पॉलिटी का पार्ट 5। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? अगर सिंपल में बोलेंगे तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर है 22 भाषाएं हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। किंतु प्रारंभ में भारतीय संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में एक भाषा बढ़ी, उसके बाद 1992 में 3 भाषा बढ़ी और अभी फिर 4 भाषाएं बढ़ी। इस तरह से पूरी भाषाएं हो गई है 22। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी तो आप कहेंगे 14। अब पहले देख लीजिए, जो एक भाषा बढ़ी यह 1967 में बढ़ी और भाषा का नाम था, जो भाषा बढ़ी थी वो भाषा थी सिंधी। फिर जो 3 भाषाएं बढ़ी वो 1992 में बढ़ी और 3 भाषाएं थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं बढ़ी 92 में। फिर 4 भाषाएं बढ़ी है जो लेटेस्ट है और ये 4 भाषाएं हैं मैथिली, संथाली, बोडो और लास्ट में डोगरी। ये 4 भाषाएं बढ़कर पूरी भाषाएं हो गई है 22। तो आप ध्यान रखेंगे कितनी भाषाएं वर्तमान में है 22। और जो संविधान की भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची अर्थात 8वीं शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि किस अनुसूची में आती हैं भाषाएं संविधान की। 8वीं अनुसूची में आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखिए, पहले प्रश्न बताता हूँ। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शुरू में नहीं था, जोड़ा गया था, संविधान संशोधन था उस संविधान संशोधन के द्वारा। पहले इस पे बातें करते हैं फिर आंसर देखेंगे। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया सरकार ने। इस समिति ने कहा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए और इस समिति के सुझाव के आधार पर ही संविधान में संशोधन हुआ और संशोधन यानी अमेंडमेंट का नंबर था 42। 42वां संशोधन हुआ और इसका साल था 1976। फिर से सुनिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य समाहित होना चाहिए, आना चाहिए। और आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, रसिया के संविधान से। तो इनके संस्तुति के आधार पर संशोधन किया गया संविधान में, उसका नंबर था 42 1976 में, जिसके तहत हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया। तो याद रखेंगे आप। लेकिन अब आगे अभी 10 नहीं, एक और बढ़ गया है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और यह 11वां आया है 86 नंबर अमेंडमेंट से। जो 86 नंबर अमेंडमेंट हुआ था सन, याद रखें चाहे ना रखें, 2002 में। इसके तहत कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य हमारा कर्तव्य है। आपने इसके पहले पार्ट में देखा है, पार्ट 14 में, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य, निःशुल्क अनिवार्य होना मौलिक अधिकार भी है। तो यही एक ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो मौलिक अधिकार में भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। फिर से सुन लीजिए इसको। 86वें संशोधन द्वारा कहा गया, 11वां जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य, उसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है माता पिता अथवा संरक्षक को। तो इस तरह से प्रश्न था, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? आंसर आपको मिल चुका है 42। देख लेते हैं आंसर क्या है, 42 ही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। क में र होता है, जो फॉन्ट यूज करता हूँ ये र दिखता नहीं है, ध्यान रखें। निम्न शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। अब क्रम देना है,
समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। ये क्या है? ये है संविधान के प्रस्तावना के शब्द हैं। देखिए इसका आंसर देख लीजिए, क्रम है 3 1 4 2। 3 मतलब सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर 1 है समाजवादी, और फिर है धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर, ये 3 पर, और प्रजातांत्रिक 4 पर। कैसे हुआ देखते हैं। प्रस्तावना ही यहाँ ला दिया हूँ। प्रस्तावना में देखिए ग्रीन कलर से किया है मैंने। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह संप्रभुता हो गया 1 नंबर, समाजवादी हो गया 2 नंबर, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष हो गया 3 नंबर, लोकतांत्रिक हो गया 4 नंबर, गणराज्य हो गया 5 नंबर। जो प्रस्तावना है सभी को याद रहनी चाहिए। देखिए प्रश्न में क्रम पूछ दिया है इन शब्दों का कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो अब आंसर फिर जाते हैं वापस। देखा हमने सार्वभौमिक सबसे पहले था, उसके बाद समाजवादी था, फिर धर्मनिरपेक्ष था, फिर प्रजातांत्रिक था। प्रस्तावना याद कर लेंगे, आंसर हो गया सीक्वेंस में ऐसे ही कर दिया हमने। प्रश्न, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अभी आप जानते हैं हमारे वोटिंग एज है 18 ईयर्स। यह हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 61st, इसका सन है 1989। इसके तहत कर दिया गया हमारे वोट देने की आयु को 18 ईयर्स कर दिया गया, जो कि पहले 21 ईयर्स था। इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर है 61वें। और जो ये वोट देने की आयु है एक अनुच्छेद में है, उस अनुच्छेद में चेंज किया गया था। अनुच्छेद का नंबर है 326। तो फिर से अगर बोला जाए कि वोट देने की आयु को 61st अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 326 में बदलाव करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो प्रश्न पूछा था किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, तो 326 याद रखना पड़ेगा। किस संशोधन में आता है तो 61 याद रखना पड़ेगा। और यह हुआ था, आपने देख लिया है, सन 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए संसद के किसी एक, यह शब्द गलत है, किसी एक नहीं, एक गलत है। यहाँ पर आएगा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है भाग? आप पहले देख चुके हैं, हमने पहले तो इसको देख लिया है, इसलिए अधिक विस्तार से बात नहीं करेंगे। महान्यायवादी जो होते हैं संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं। गैर सदस्य हैं, संसद सदस्य होते नहीं हैं, किंतु इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है उस सदन में जिसमें भाग ले रहे हैं। एक वक्त जिसमें लेंगे, अगर वोटिंग हो रहा है तो वहाँ पे वोट नहीं देंगे। महान्यायवादी का आप जानते हैं, आप इनका अंग्रेजी होता है अटॉर्नी जनरल, हमने पहले देख लिया है। अटॉर्नी जनरल हमारे देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं और यह देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, ये इनको अधिकार है। आगे हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का हमारे संविधान के अनुसार? उत्तर देखिए, समाप्त ही नहीं होता है। राज्यसभा कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। लोकसभा कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन राज्यसभा कार्यकाल नहीं होता है समाप्त। और इसे कहा गया है, एक अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद है 83 एक अनुच्छेद के तहत लोकसभा राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होता ही नहीं है। तो अगर प्रश्न पूछे किस अनुच्छेद के है, मैं अनुच्छेद की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अनुच्छेद वाले प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो हम आसानी से हैंडल कर रहे हैं। अनुच्छेद की चर्चा करते हैं, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक। तो हमने देखा कि कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, लेकिन इनके सदस्यों का होता है कार्यकाल होता है। एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 ईयर्स और कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, लेकिन सदस्यों का होता है इस तरह से, हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, बढ़ेंगे ना फिर, और रिटायर भी होते हैं।
1/3 इसके निर्वाचित भी होते हैं और रिटायर भी होते हैं हर 2 साल पर। ये ध्यान रखेंगे आप राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में। आगे बढ़ते हुए प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अधिनियम मतलब एक्ट बन जाता है, और विधेयक का अंग्रेजी तो आप जानते हैं बिल। तो कोई बिल अगर हम संसद में प्रस्तुत करते हैं, संसद ने पास कर दिया, तो किस क्रिया के बाद वो अधिनियम बन जाएगा? इसका उत्तर देख लीजिए, जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देते हैं। राष्ट्रपति जब अपना सहमति, इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट, दे देते हैं, तब वह विधेयक बन जाता है अधिनियम। क्या होता है, जब प्रस्तुत करते हैं तो बिल होता है, और बिल जब जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तो बिल चेंज होता है एक्ट में। कोई भी किसी भी तरह का बिल हो, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो साधारण विधेयक हो। आगे का प्रश्न देखिए, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए गिनती करिए, यहाँ से 1 शुरू हो रहा है, एक लाइन में 6 हैं, फिर 7, फिर यहाँ पर 12, और अभी जो हमारे निवर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं, यह 13 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो आपको उत्तर मिल चुका है, श्री मोहम्मद अंसारी थे 12 नंबर के उपराष्ट्रपति। इनमें पहला नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति थे, इनका समय है 10 साल, और हामिद अंसारी जी का भी समय है 10 साल। सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले यही 2 पुरुष हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड हामिद अंसारी। यदि राष्ट्रपति, प्रश्न अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद खाली है, दोनों खाली है, तो अब राष्ट्रपति कौन रहेगा? जैसे जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति रहते हैं। उत्तर देखने से पहले देख लीजिए, अगर राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट अगर नहीं रहे किसी कारण से, और तब उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे। जब किसी कारण से यह भी नहीं रहे, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, और अगर तीनों ही नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं वो काम करेंगे राष्ट्रपति का। तो डेफिनेटली जितने भी जस्टिसेस हैं जो सीनियर मोस्ट होगा वो हो जाएंगे राष्ट्रपति उस वक्त के लिए, जब ये तीनों नहीं रहेंगे। तो आप याद रखेंगे प्रश्न में केवल 3 ही दिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन रहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यह भी न रहे तो आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उस वक्त राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या था ये, प्रश्न संख्या छोड़ दीजिए, भूल गए। प्रश्न संख्या आगे, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सदन की अध्यक्षता कर रहा है लेकिन सदस्य नहीं है, आप जानते हैं इसका उत्तर है राज्यसभा का। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? सभापतित्व कौन करते हैं या अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा की अध्यक्षता, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होंगे तो क्या वे राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होंगे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य नहीं के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। बढ़ते हुए आगे, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? आप देखिए, शुरू किया यहाँ से 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, कुछ बताना है, 6 7 8 9 10 11
12 आंसर मिल गया आपको। 13, 14, क्रम तो 12 है, आपने देख लिया। लेकिन जो ये राष्ट्रपति हैं इन सब के बारे में कुछ विशेष बातें देख लेते हैं थोड़ी देर। जो फर्स्ट 4 हैं 4 और साथ में एपीजे अब्दुल कलाम 5 और ये प्रणब मुखर्जी 6, इन 14 में से अभी तक 14 हैं, इनमें से 6 को भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखेंगे अभी तक के कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, 6 को। ठीक, अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लें तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति अभी तक यही रहे हैं, लगातार 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार कहें, एक तो 1950 में, फिर 1952 में और फिर 5 साल इसमें जोड़ दीजिए 1957 में। 3 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी, 12 साल से भी अधिक रहे राष्ट्रपति पद पे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साउथ से बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनका मृत्यु हो गया। यह भी प्रथम स्थान पर मृत्यु भी इनका हुआ, पहले इनका हुआ, फिर 2 ही राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, एक तो जाकिर हुसैन साहब की और एक फखरुद्दीन अली की। बीबी गिरी वैसे राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब इनके राष्ट्रपति के वक्त ही आपातकाल लगा हुआ था, तो प्रश्न हो जाएगा आपातकाल के वक्त कौन राष्ट्रपति थे, तो उत्तर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति रहे। ये पहले बार हार गए और दूसरे बार निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कुछ विशेष नहीं है, आर वेंकटरमन के बारे में नहीं है, शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में नहीं है। आर के नारायण पहले राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप मुझसे अधिक जानते होंगे। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, साथ में ही अगर थोड़ा हट कर बोले तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रणब मुखर्जी के बारे में जानते हैं, यह राष्ट्रपति बनने से पहले देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं। और रामनाथ कोविंद ये आरएसएस के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के प्रथम राष्ट्रपति हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, और यह दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। और अगर बात करें तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर मिल गया 12। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। मानस पुत्र मतलब ब्रेन चाइल्ड, दिमाग की उपज है। किनका? न्यायमूर्ति भगवती का। मैंने गलत लिख दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम। चलित न्यायालय क्या होता है? मोबाइल कोर्ट। सुदूर इलाके में न्याय को सही से उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल कोर्स का प्रावधान किया गया। और मोबाइल कोर्स, पहला मोबाइल कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन ने उद्घाटन किया 2007 में हरियाणा के मेवात में। मेवात जिला है वहाँ पर, हरियाणा में है। उद्घाटन किया पहला मोबाइल कोर्ट का, और यह ब्रेन चाइल्ड था एपीजे अब्दुल कलाम का। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय जानते हैं राज्यों में होते हैं, तो उसका न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे रहा है तो किसे त्यागपत्र देगा? तो इसका उत्तर देख लेते हैं पहले। उत्तर है राष्ट्रपति को। आप देख लीजिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। शपथ कौन दिलाता है इनको? शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल। राज्य का, जिस राज्य के ये शपथ दिलाते हैं। और फिर उस न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीष तक लाइए, न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे सीक्वेंस को। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। हमने बार बार देखा है अभी पीआर एक बार में। इसमें देखिए आप जानते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, पिछले बार भी देखा है बलवंत राय मेहता समिति, कमेटी समिति कुछ भी कहिए। इसके बाद अशोक
मेहता समिति, इसके बाद LM सिंघवी कमेटी समिति, उसके बाद PK फुंगल कमेटी। ये सब कमेटियां हैं। इसका सन है 1957, बिल्कुल सही है 1957। इसका काल समय है 1977 जब जनता पार्टी सरकार बनी थी। LM सिंघवी का है 1986, याद रखेंगे आप, और ये है 1989 PK फुंगल का। ये सब ऐसी समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थी। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे देश में पंचायती राज का गठन किया गया। और आपने पिछले बार देख लिया है, सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके बाद विकास खंड और फिर ग्राम पंचायत। तो जो बीच का विकास खंड होता है उसका काम पूछ रहा है, क्या काम करता है ये उत्तर देखिए। एक परामर्शदात्री है, परामर्श देता है, इधर और इधर के बीच परामर्श देता है, लेकर यहाँ से ऊपर परामर्श देता है, और एक तरह से क्या है समन्वयक का भी कार्य करता है। लेकिन हमें बस ऑप्शन से ढूंढने थे आंसर, तो परामर्शदात्री समिति का कार्य करता है विकास खंड। तो आप याद रखेंगे समितियों को, हमने पहले भी देख लिया है। थैंक यू वेरी मच।